नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करते हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक अमेरिका को फिर ईरान पर हमले करने पड़ रहे हैं। अमेरिकी हमले के बदले ईरान का इलाके के एक अमेरिकी बेस पर हमले का दावा कितना सही है? तो ऐसे में दोनों पक्षों के बीच शांति वार्ता में थोड़ी सफलता के दावे क्यों किए जा रहे हैं? वहीं एपिसोड में हम ये भी चर्चा करेंगे कि लेबनान में अचानक इजराइल ने क्यों हमले बढ़ा दिए हैं। क्या इजराइल के लिए हिजबुल्लाह की चुनौती एक बड़ा खतरा बन चुकी है? कहीं इजराइल दक्षिण लेबनान को गाजा बनाने पर तो नहीं तुला है? होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर आमने सामने ईरान और अमेरिका। बंदर अब्बास में फिर अमेरिकी धमाके। ईरान ने भी किए जवाबी हमले। ट्रंप का तेहरान को अल्टीमेटम, शर्तें मानो या सैन्य कार्रवाई के लिए रहो तैयार। लेबनान में इजराइल का बड़ा हमला। हिजबुल्लाह के 130 से अधिक ठिकानों को बनाया निशाना। मलबे में तब्दील। हिजबुल्लाह का ड्रोन लॉन्च पैड। हिजबुल्लाह का भी इजरायली सेना पर पलटवार। बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत का बढ़ता कद। साइप्रस में विदेश मंत्री जयशंकर ने ईयू के विदेश मंत्रियों के साथ की बैठक। सहयोग के नए आयामों पर की चर्चा। आपसी साझेदारी को और गहरा करने पर जोर। ज़ेलेंस्की की स्वीडन यात्रा का बड़ा नतीजा। यूक्रेन को मिलेगी ग्रिपेन की ताकत। 2027 में यूक्रेन के बेड़े में शामिल होंगे लड़ाकू विमान। 2030 से मिलेगा नया मॉडल। इबोला के प्रसार को रोकने के लिए युगांडा का सख्त फैसला। कांगो के साथ अपनी सीमा की सील। 4 हफ्ते तक आवाजाही पर रोक। कांगो में इबोला से 235 से अधिक की मौत। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष विराम के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास हमले, ड्रोन इंटरसेप्शन और जवाबी कार्रवाई के दावों ने पूरे खाड़ी क्षेत्र की चिंता बढ़ा दी है। इससे अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। एक तरफ युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं तो दूसरी तरफ बातचीत और समझौते की कोशिशें भी जारी हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या कूटनीति इस टकराव को रोक पाएगी या दुनिया फिर एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रही है? आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ हम चर्चा करेंगे। ना सुलह की राहें दिखती हैं, ना तकरार थमने का नाम। हॉर्मुज की लहरों में अब भी हमलों का ही पैगाम। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव फिर बढ़ गया है। एक तरफ जहां अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास ईरानी ड्रोन्स पर हमला किया और ईरानी ड्रोन लॉन्च साइट को तबाह कर दिया, तो वहीं बदले की कार्रवाई के तहत ईरान ने भी खाड़ी इलाके में एक अमेरिकी बेस पर हमले का दावा किया है। इस दौरान कुवैत की सेना ने भी पुष्टि की है कि उन्होंने अपने हवाई क्षेत्र में कई ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। इस हफ्ते ये दूसरी बार है जब अमेरिका ने दक्षिणी ईरान में हॉर्मुज के आसपास हमले किए हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट को भी निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ ईरान ने दावा किया है कि उसने हॉर्मुज से बिना उसकी मर्जी के निकलने की कोशिश कर रहे कई वाणिज्यिक जहाजों को बल प्रयोग कर वापस लौटा दिया। एक तरफ हमलों का दौर जारी है तो दूसरी तरफ समझौते की मेज सजने की बातें हो रही हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सही दिशा में है, लेकिन हकीकत एकदम उलट है। परमाणु कार्यक्रम, हॉर्मुज पर नियंत्रण,
प्रतिबंधों की जंजीरें और विदेशों में फ्रीज पड़ी अरबों डॉलर की ईरानी संपत्ति, ये वो कांटे हैं जो समझौते की राह में सबसे बड़ी बाधा बने हुए हैं। हाल ही में ईरान और ओमान ने हॉर्मुज कंट्रोल मॉडल का प्रस्ताव पेश किया था। ईरान का स्टेट टीवी इसे शांति का मार्ग बता रहा था, लेकिन व्हाइट हाउस ने इन प्रस्तावों को सिरे से खारिज कर दिया। अमेरिका ने ईरान पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। इस तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैबिनेट में कहा, अमेरिका ईरान से किसी भी ऐसे समझौते के लिए तैयार नहीं है जिससे उसकी शर्तें पूरी न हों। हॉर्मुज पर ईरान और ओमान के किसी भी तथाकथित नियंत्रण को अमेरिका कतई स्वीकार नहीं करेगा। यदि जलमार्ग में बाधा डालने की कोशिश की तो वो ईरान और ओमान को सैन्य बल से जवाब देने से पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि जलमार्ग हर हाल में वैश्विक व्यापार के लिए खुला रहना चाहिए। प्रतिबंधों में राहत या फ्रीज्ड संपत्ति को मुक्त करने की मांग को राष्ट्रपति ने सिरे से नकार दिया है। ईरान का तर्क है कि शुरुआती बातचीत में परमाणु मुद्दे को नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जबकि अमेरिका का कहना है कि परमाणु हथियारों पर लगाम लगाए बिना कोई भी समझौता अधूरा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह बंद करे और मौजूदा संवर्धित यूरेनियम उसे सौंप दे। ट्रंप ने यहाँ भी एक सख्त लकीर खींच दी है। उनका कहना है कि यूरेनियम का चीन या रूस को हस्तांतरण इसका समाधान नहीं है। इधर ईरान के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप की धमकियों की तीखी निंदा की है, तो उधर अमेरिका ने ईरान की पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी को ही प्रतिबंधित कर दिया है। कुल मिलाकर दोनों देश अपने अपने ईगो और हितों पर अड़े हैं। शांति की कोई भी किरण अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। खाड़ी की लहरें अब शांति का गीत नहीं बल्कि आने वाले किसी बड़े तूफान की चेतावनी सुना रही हैं। क्या ये टकराव एक बड़े युद्ध में बदलेगा या कूटनीति के कोई और रास्ते खुलेंगे? दुनिया की नजरें अब इसी सवाल पर टिकी हुई हैं। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, फॉर्मर डीजी इन्फेंट्री, विदेशी मामलों के जानकार, सामरिक मामलों के जानकार। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। संजय जी, पहला सवाल यही है कि अमेरिका की ओर से पिछले 2-3 दिन में हम देख रहे हैं कि 2 बार ईरान के ऊपर हमला किया गया है। क्या कुछ देखते हैं आप, क्या कुछ रणनीति है अमेरिका की? बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी। एक ही बात जो सब पूरे विश्व में हो रही है, सबको ही सोच रहा था। 80 दिन 90 दिन होने को आ रहे हैं। हो सकता है लड़ाई खत्म हो, लेकिन लड़ाई खत्म लेने का नाम नहीं ले रही। और जिस प्रकार से पिछले 2 दिन में लगातार अमेरिका ने हमला किया है बंदर अब्बास के आसपास, पलटवार भी किया है ईरान ने लेकर के, चाहे डिफेंसिव मेजर्स हो जो अमेरिका कह रहे हैं। कहने का मकसद एक कि अमेरिका का मानना है कि कहीं माइनिंग ना कर रहे हो ये, और उनके जो मिसाइल बेसिस है उनको स्ट्राइक करने की कोशिश की अमेरिका ने ईरान के ऊपर। लेकिन ईरान ने जिस प्रकार से जो हम कह सकते हैं पर्शियन गल्फ स्ट्रेट जो मैरीटाइम अथॉरिटी जो उन्होंने एस्टैब्लिश की, उसको अमेरिका ने सैंक्शन किया। यानी कि अमेरिका का मानना है कि स्टेट के ऊपर कंट्रोल किसी का नहीं होगा, निगरानी अमेरिका को होगी। यकीन करने के लिए ना ओमान ना ही ईरान इसके ऊपर कोई किसी प्रकार से अपना दबदबा या अपना कंट्रोल कर सकेंगे। ऐसे को देखते हुए अब जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के परेशानी आ रही है, ईरान को कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद अमेरिका प्रेशर में है, और प्रेशर में इसलिए है कि ट्रंप का रेटिंग कम हो रहा है, इलेक्शन है अमेरिका के अंदर, तो उसको देखते हुए कहीं ईरान को लगता होगा कि वो दबाव बना सकता है। और पूरे विश्व भर में जिस प्रकार से तेल और गैस की किल्लत अब पूरे विश्व भर में परेशान कर रही है। लेकिन सर मुझे लगता है कि अमेरिका भी इस रणनीति को बहुत अच्छी तरह समझ रहा है। इसीलिए अमेरिका की ओर से जो प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से कल बयान आया है, उन्होंने साफ किया है कि मिड टर्म इलेक्शन को लेकर के उनको कोई चिंता नहीं है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसीलिए ट्रंप ने ये बात कही कि आप अगर ईरान ये सोचता है कि वो उनको ब्लैकमेल कर सकता है क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं अमेरिका के अंदर, तो ईरान भूल जाए। एक ही काम है, और जिस प्रकार से जो घेराबंदी कर रखी है अमेरिका ने, उसका असर ईरान पे होते दिख रहा है। क्योंकि इतना फायरिंग, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो तेवर है वो नम्र है। अभी वो तेवर नहीं दिख रहे हैं जो दो युद्ध कर रहे हो। युद्ध नहीं कर रहे, एक दूसरे के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे इसमें अगर हम देखें तो ईरान जो है, ईरान का जो पैसा आता है ईरान के अंदर 60% तेल बेचने से आता है,
और 90% पूरा जो निर्यात करता है वो तेल होता है। तो अगर घेराबंदी कर रखी है तो ईरान को अब किल्लत इसकी महसूस होने लगी है। ना पैसा आ रहा है, ना तेल जा रहा है, और चीन ही सारा तेल उठाता है, ना चीन उठा पा रहा है। तो ऐसे इसमें कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर अब दबाव आ रहा है। इसलिए ईरान इतना होने के बावजूद भी उसके तेवर ऐसे गाली गलौच वाले नहीं है, नम्र प्रकार से वो बार बार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक तरीके से डील हो जाए, पर अमेरिका मानने को तैयार नहीं। अमेरिका कहता है डील होगी तो पूरी होगी, जिसमें यूरेनियम को लेकर के, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर के पूरा ही होगा। तो डील को लेकर भी सर, डील को लेकर भी कुछ साफ नहीं हो पा रहा है। हम देख रहे हैं कि जो विभिन्न पक्ष हैं जो डील को लेकर के इससे जुड़े हुए हैं, वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि अब बिल्कुल अंतिम मोड़ पर पहुंच चुकी है डील, अब डील होने वाली है, हस्ताक्षर होने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से ये चल रहा है, वहां पर अमेरिका की ओर से हमले किए गए, ईरान पलटवार करने का दावा कर रहा है, तो ऐसे में डील को लेकर के जो खबरें मीडिया में आ रही हैं और पर्दे के पीछे जो चल रहा है, उसके ऊपर सर आपको लगता नहीं कि बहुत ज्यादा अंतर है? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं, आप देखिएगा रूबियो ने जब आए दिल्ली में तो उन्होंने क्या कहा कि एक दिन में डील हो जाएगा, एक दिन, और जाते जाते उन्होंने कहा शायद 3-4 दिन लग जाएंगे। इसका मतलब समझ सकते हैं कि अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका के, उन्हें ही नहीं मालूम चल रहा है कि एक दिन में डील होगी या 3-4 दिन में होगी, हफ्ता लगेगा, तो कुछ ना कुछ तो कहीं अड़का हुआ है। और इसलिए अटक रहा है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि डील हो, और किसी न किसी प्रकार से ईरान को लग रहा होगा कि कहीं चीन की मदद से उसको कहीं ना कहीं मदद मिल रही है, तो वो नहीं हो सकता है। और लेबनान के ऊपर भी आप देख रहे हैं किस प्रकार से हमले हो रहे हैं। तो ये सबको देखते हुए ईरान चाहता है डील जल्दी हो, अमेरिका भी चाहता है डील हो, लेकिन अमेरिका चाहता है युद्ध समाप्त हो, लेकिन ऐसा समाप्त हो कि दोबारा इस शुरुआत ना हो। जो यूरेनियम भी शामिल है, जैसे आप कह रहे थे कि यूरेनियम में अगर वो 440 किलो यूरेनियम ईरान चीन को देना चाहता है या रूस को देना चाहता है, वो अमेरिका को भी मंजूर नहीं है। यानी कि ऐसे हालात में मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईरान को कुछ शर्तें मंजूर नहीं, अमेरिका को कुछ शर्तें मंजूर नहीं, और सब कोई कह रहे हैं कि 95% डील तो बिल्कुल तैयार है। तो ये 5% जो अटका हुआ है, ईगो है, और ईगो बहुत जबरदस्त है, और ईरान मानने को तैयार नहीं, और ना ही अमेरिका। सर ऐसे में आपको नहीं लगता है कि एक बार वहां पर और हालात खराब हो सकते हैं? क्योंकि अगर ईरान मानने को तैयार नहीं है और अमेरिका की ओर से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, हमले भी वहां पर किए गए हैं, क्या हालात वहां पर दोबारा पूर्ण जंग की ओर जा सकते हैं क्या? पूर्ण जंग की ओर जाने नहीं चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हमला किया है अमेरिका ने और जिस प्रकार से पलटवार किया है ईरान ने, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किल्लत जो है खाने पीने की जो ईरान में शुरू हो जाएगी, क्योंकि तकरीबन 45 दिन तो होकर के हो रहे हैं, और इस 45 दिन में कहीं ना कहीं ईरान को भी अब लग रहा होगा कि मुश्किल हो रही है। और ट्रंप के चीन के विजिट के बाद चीन ने भी कहा है कि हम ईरान की मदद नहीं करेंगे। अगर वहां पे चीन को लगा कहीं अमेरिका को की मदद कर रहा है, तो चीन की भी शायद उनकी इमेज में को भी एक झटका लगेगा। तो ईरान को मुझे लगता है अगले 3-4 दिन में साफ हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता युद्ध होगा, क्योंकि अगर 45 दिन युद्ध नहीं हुआ है और सीज फायर की ओर बातचीत चल रही है, तो फाइनली मुझे लगता है बातचीत में, सीज फायर में कूटनीति ही फाइनली हल लाएगी, ना कि हमला करके किसी को कोई फायदा होगा, ऐसे मुझे लगता है। एक अंतिम सवाल और सर, कि हॉर्मुज के कारण से पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है, तेल के दाम बढ़ गए हैं, तेल की आपूर्ति हो नहीं पा रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो यूरोपियन देश हैं, अमेरिका के अलावा जो बाकी पश्चिमी ताकतें हैं, वो उतनी सक्रिय दिखती नहीं है इस बात को लेकर के, दबाव बनाने को लेकर के। क्या कुछ कहेंगे सर? बिल्कुल चंद्रशेखर जी, जो आप कह रहे हैं वही बात ईरान के जो एम्बेसडर है जर्मनी में, उन्होंने भी ये कहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी यूरोप का जो नजरिया है वो इतना वो कड़क नहीं है अमेरिका के बरखिलाफ, क्योंकि पूरे अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर के खासकर जहां से 135 टैंकर्स गुजरते थे दिन में, वहां पे पिछले 3-4 दिन में 30, 35, 31 चले हैं, बीच में तो एक भी नहीं गया या 2-3 ही जा पाए हैं। और जिस प्रकार से वो वसूली करने की बात करते हैं ईरान, उसको लेकर के नाराजगी चल रही है। तो मुझे लगता है स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर के कम से कम बातचीत होनी चाहिए, जिसके कि विश्व भर में जो किल्लत तेल, गैस, फर्टिलाइजर की हो रही है, कीमतें बढ़ रही है,
भारत ने को भी उसका सहना पड़ रहा है हालात। तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि ये जो लड़ाई है तुरंत समाप्त होनी चाहिए, नहीं तो पूरे विश्व भर में हाहाकार मचेगा। चंद्रशेखर जी, ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण विषय है, इसी से जुड़ा हुआ है, लेबनान की हम बात करेंगे, क्योंकि वहां पर भी हालात काफ़ी युद्ध जैसे हालात वहां पर बने हुए हैं। युद्ध भूमि बना हुआ है दक्षिण लेबनान, इसको लेकर के हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी जंग अब अपने सबसे खूंखार और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ वॉशिंगटन में शांति की उम्मीदों को लेकर सुरक्षा वार्ता की मेज सजने वाली है, तो दूसरी तरफ लेबनान के टायर शहर पर बमबारी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 17 अप्रैल से लागू नाम मात्र का युद्ध विराम अब महज कागजों पर सिमट कर रह गया है। हिजबुल्लाह ने जहां एक और वार्ता को पूरी तरह खारिज कर दिया है, तो वहीं इजराइल का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया है। आइए ताजा घटनाक्रमों से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। इजराइल की आंधी में हिजबुल्लाह का गुरूर टूटा। आसमान से गिरी आग ने टायर शहर को मलबे में फूंका। टायर भूमध्य सागर की गोद में बसा वो प्राचीन शहर जिसने सदियों तक सभ्यताओं का उदय और अस्त देखा। लेकिन आज इस शहर की तारीख धमाकों की गूंज और धुएं की चादर में लिपटी हुई है। जो पत्थर कभी फोनिशियनों की कहानी सुनाते थे, आज वो मिसाइलों के नीचे दम तोड़ रहे हैं। टायर अब सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक युद्ध क्षेत्र है। इजरायली सेना का संकल्प साफ है, उत्तरी सीमा यानी कि दक्षिणी लेबनान से सटे इलाके को हिजबुल्लाह के साए से आजाद करना। टायर जो हिजबुल्लाह का ड्रोन लॉन्च पैड और उनके रसूख का केंद्र है, आज इजरायली एयरफोर्स की पहली प्राथमिकता है। आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्लाह ने मासूमों को मानवीय ढाल बनाकर अपने ठिकानों को छुपाना चाहा, लेकिन इजराइल की एक्सट्रीम फोर्स ने उनके पूरे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को उखाड़ फेंका है। ये नजारा है लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली सैन्य अभियान का। जहरानी नदी के दक्षिण का इलाका लेबनान का 14% हिस्सा अब एक नो गो जोन बन चुका है। सिदोन हो या टायर, हर तरफ पलायन का मंजर है। रेड क्रॉस की चेतावनी साफ है, स्थिति उस पेरिलियस पॉइंट पर है जहां से वापसी लगभग नामुमकिन है। टायर 60,000 लोगों का घर और आसपास 1,74,000 लोग। अब इन सभी को उत्तर की ओर पलायन करने का इजराइल का आदेश। जहां जाने को कहा गया है वो इलाका जहरानी नदी से 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां तक पहुंचने की राह भी खतरों से भरी हुई है। लोग अपने घरों को छोड़कर और छोटे छोटे सामान में अपनी जिंदगी की यादें भरकर अनजाने रास्तों की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का गुरूर अब मलबे के ढेर में तब्दील हो रहा है। इजराइल का कहना है कि जब तक हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के कारण सायरन की आवाज उत्तरी इजराइल की शांति को भंग करती रहेगी, तब तक ये बमबारी नहीं थमेगी। इजराइल का यह आक्रामक रुख साफ इशारा कर रहा है कि हिजबुल्लाह के अजेय होने का भ्रम टूट चुका है। हिजबुल्लाह के वो बंकर जो कभी उनकी ताकत हुआ करते थे, आज उनके ही ताबूत बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू का रुख साफ है, ये कोई महज जंग नहीं, हिजबुल्लाह के खात्मे का वो आखिरी अध्याय है जिसे इजराइल अपने तरीके से लिख रहा है। दरअसल हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों ने उत्तरी इजराइल की शांति को चुनौती दी थी। बार बार चेतावनियों के बावजूद जब संघर्ष विराम की धज्जियां उड़ाई गईं, तो इजराइल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। टायर का खाली होना इजराइल की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें वो दुश्मन के ठिकानों को चुन चुन कर ध्वस्त कर रहा है। हिजबुल्लाह का प्रतिरोध अब केवल राख और मलबे में बदलता दिखाई दे रहा है।
उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों का जवाब देते हुए इजरायली सेना को भी नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें हाल ही में एक महिला सैनिक की जान चली गई। इजराइल का संदेश स्पष्ट है, अपनी संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। इस सब के बीच टायर के समुद्र की लहरें अब भी वही राग गा रही हैं, मगर उन लहरों में अब नमक नहीं, लहू घुला है। इतिहास की इस गवाह नगरी पर आज जो घाव लगे हैं, उन्हें भरने में सदियां बीत जाएंगी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर डीजी इन्फेंट्री, विदेशी मामलों के जानकार, सामरिक मामलों के जानकार। संजय जी, ये जो दक्षिण लेबनान और लेबनान के कुछ शहरों में जो हालात वहां पर बने हुए हैं, हिजबुल्लाह अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, इजराइल ने अपने हमले बढ़ा दिए हैं, क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया आपकी? देखिएगा, जिस प्रकार से चंद्रशेखर जी जबरदस्त उन्होंने इजराइल ने प्रहार किया है और ये कह करके कि पूरा सदर्न लेबनान जो है वो खाली कर दिया जाए, और जिस प्रकार से जैसे आपने ठीक कहा, टायर स्थिति जो जगह है उसको उन्होंने तकरीबन गाजा पट्टी बना करके छोड़ दिया। ये बिटवीन, इसमें चंद नाम आते हैं, लिटनी रिवर जो नॉर्दर्न एंड ऑफ उसका सदर्न लेबनान का है, और उसके नीचे ब्लू लाइन, तो ब्लू लाइन और लिटनी रिवर के बीच में का जो इलाका है जिसे सदर्न लेबनान कहा जाता है, वहां पर लेबनीज के आर्म फोर्सेस और यूनिफिल होने चाहिए थे। इसलिए वहां से इजराइल 2000 में हटा 18 साल वहां रहने के बाद, लेकिन लेबनीज आर्म फोर्सेस की चली नहीं, उसकी जगह हिजबुल्लाह आ गया। और हिजबुल्लाह ने जिस प्रकार से लगातार रॉकेट और ड्रोन के साथ हमले करते रहा इजराइल के ऊपर, और उसके पास तरह तरह के रॉकेट्स हैं, पलाह जिसका रेंज 11 किलोमीटर, पते जिसका रेंज 300 किलोमीटर, उसके बाद कम्स तक है 550 किलोमीटर। तो इस तरह की आर्मरी हजारों के तादाद में, जिसको पूरा फंडिंग ईरान करता है, और लगातार नॉर्दर्न इजराइल को इसका बार बार झेलना पड़ा। नॉर्दर्न इजराइल में भी तकरीबन 70,000 लोग पलायन कर गए, और अब जिस प्रकार से इजराइल ने प्रहार किया है, वहां से तकरीबन 11 लाख लोग लेबनान के उस पूरे सदर्न लेबनान से वहां से निष्कासित हो चुके हैं। तो ऐसी हालात जो बनाई है खासकर इसीलिए, इसलिए अब लिटनी रिवर तो छोड़िए, अब तो वो और आगे चले गए हैं। लिटनी रिवर के भी उत्तर में धारावी रिवर, और इसका मतलब कि इलाका जो है, जैसे आपने ठीक कहा, 14% लेबनान का हिस्सा जो है आज की तारीख में इजराइल के कब्जे में है। मकसद एक कि हिजबुल्लाह की टांग तोड़ो, हिजबुल्लाह का बिल्कुल उसका नामो निशान हटाओ। ये हमले लेबनान के ऊपर नहीं है, ये हमले हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं। सर, यहीं पर सवाल ये है कि अमेरिका चाहता है कि हिजबुल्लाह को अनार्म्ड किया जाए। जो लेबनान की सरकार है वो अमेरिका के दबाव में इस प्रोसेस को वहाँ पर कर रही थी, लेकिन उसके बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर हमले कर दिए, तो इजराइल ने अब हिजबुल्लाह के ऊपर हमले कर दिए। हिजबुल्लाह के तार कहीं ना कहीं ईरान से जुड़े हुए हैं, तो क्या ये मामले का हल भी जो अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत चल रही है उससे जुड़ा हुआ हो सकता है क्या? बिल्कुल जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि ईरान ने कहा है कि पूरा जो सीज फायर होएगा, उस सीज फायर में लेबनान भी शामिल होगा। तो उसके लिए ट्रंप ने बार बार कहा है कि उसके ऊपर उनका कोई ये नहीं है ना, वो सिर्फ सीज फायर करेंगे तो ईरान के साथ करेंगे, लेकिन ईरान कहता है ये सीज फायर लेबनान और इजराइल के बीच में हो। ये जितनी बातचीत लंबी हो रही है, इसमें नुकसान हिजबुल्लाह का हो रहा है, और हिजबुल्लाह जबरदस्त मार खा रहा है, क्योंकि अब इजराइल को लग रहा है कि कहीं सीज फायर हो गया और यहाँ पर भी सीज फायर हो गया और उसके ऊपर उन्हें अमल करना पड़ा, तो ऐसे ना हो कि हिजबुल्लाह अर्धमरा रह जाए। तो उससे पूरा मारने में, उसको उसकी जगह दिखाने में ही इजराइल को ऐसे लगता है ये आतंकी संगठन को समाप्त किया जाए। इसलिए ये जो लड़ाई है बहुत जबरदस्त लड़ाई चल रही है। हजारों में लोग मारे जा रहे हैं, लाखों में लोग बेघर हो रहे हैं, लेकिन इजराइल समझता है कि अब यही मौका है कि हिजबुल्लाह को अपना जगह दिखाई जाए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा नॉर्दर्न इजराइल को वहां पे उसके अस्तित्व के लिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण साझेदार बताते हुए दोनों देशों के मजबूत रिश्तों की सराहना की है। कैनबरा में संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत इस दशक में वैश्विक अर्थव्यवस्था की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि सिर्फ एक देश की उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़ा अवसर है। अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिर से मेजबानी करने की उम्मीद जताई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने यूरोपीय संघ के साथ ऋण समझौते के आधिकारिक मंजूरी पर एक मसौदा कानून पेश किया है। ये जानकारी गुरुवार को संसद की वेबसाइट पर प्रकाशित एक दस्तावेज में सामने आई। इस मसौदे में यूक्रेन के लिए 90 अरब यूरो यानी करीब 104 अरब डॉलर की धनराशि की मांग की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर 10 अरब डॉलर के हर्जाने की मांग की है। ट्रंप ने मुकदमे में वॉल स्ट्रीट जर्नल पर एक आर्टिकल द्वारा उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का आरोप लगाया है। इस आर्टिकल में दावा किया गया था कि यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन को उसके जन्मदिन पर ट्रंप के हस्ताक्षर वाला कार्ड भेजा गया था। ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिकी कंपनी 3M और उसकी स्थानीय शाखा पर 28 रक्षा ठिकानों में PFAS रसायनों से भारी प्रदूषण और पर्यावरणीय नुकसान के लिए 2 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का मुकदमा दायर किया है। सरकार का आरोप है कि 3M ने अपने अग्निशमन फोम के खतरनाक प्रभावों और आंतरिक परीक्षणों के नतीजों को छुपाया है। इबोला के प्रसार को रोकने के लिए युगांडा ने पड़ोसी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के साथ अपनी सीमा तत्काल प्रभाव से बंद कर दी है। एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इबोला राहत दल, मानवीय और सुरक्षा अभियान और खाद्य एवं माल परिवहन को छोड़कर सीमा 4 सप्ताह के लिए बंद रहेगी। वहीं इबोला वायरस से कांगो में अब तक 238 लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 से ज्यादा इबोला के संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं। डच ध्वज वाले क्रूज जहाज MV होंडियंस पर फैले हंता वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस ने कहा कि स्पेन में क्वारंटाइन में रखे गए यात्रियों में से हंता वायरस का एक नया मामला दर्ज किया गया है, जिससे कुल मामलों की संख्या 13 हो गई है। टेड्रोस ने बताया कि WHO सभी संबंधित सरकारों के साथ लगातार संपर्क में है और बीमार यात्रियों की जरूरी देखभाल की जा रही है। केन्या के नाकुरू काउंटी में एक बोर्डिंग स्कूल के छात्रावास में आग लगने से 16 छात्राओं की मौत हो गई। पुलिस ने गुरुवार को घटना की रिपोर्ट में ये जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि उतुमिशी गर्ल्स एकेडमी सीनियर स्कूल में हुई इस घटना में करीब 80 छात्राएं घायल हुई हैं। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है।